गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप? आई थिंक अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आप चैप्टर 9 पढ़ेंगे, ठेले पर हिमालय। विषय हिंदी कक्षा 8 वाले ध्यान से सुनिएगा। उपविषय ठेले पर हिमालय, यानी अध्याय का नाम। चैप्टर नंबर है अध्याय नंबर 9। ओके, तो देखिए इस पाठ के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी इस पाठ के लेखक हैं। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय शीर्षक उन्होंने क्यों लिखा था? क्योंकि वो एक बार अपने दोस्तों के साथ वहाँ बर्फ़ की जगह पर, पहाड़ियों पर घूमने गए थे, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और यहाँ हम लोग क्या हैं, वो हम किसी ठेले पर बर्फ़ की सिल्ली वगैरह बर्फ़ को देखकर ही खुश हो लेते हैं। तो वहाँ की मुख्य पहचान ही बर्फ़ से होती है। तो देखिए, आज हम ठेले पर हिमालय इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। और वो अपने दोस्तों के साथ जो उन्होंने यात्रा की थी, तो ठेले पर बर्फ़ की सिल्ली को देखकर लेखक को अपनी वो यात्रा याद आ जाती है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने गए थे। वो दिन याद कर करके उनको ठेस लगती है। तो इसी चीज़ का वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। तो देखिए, आइए हम पढ़ते हैं ठेले पर हिमालय अध्याय 9। तो देखिए बच्चों, अब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय, खासा दिलचस्प शीर्षक है ना? यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की ही बात है। एक पान की दुकान पर मैं अपने अल्मोड़ा वासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ़ की सिल्लियाँ लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र की जन्मभूमि अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खो गए और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। तत्काल ही यह शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। तो लेखक बताते हैं कि उनके मित्र अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और जो इस बर्फ़ को देख करके, वो बर्फ़ की सिल्ली को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तभी लेखक के मन में ये आता है कि वो अपनी कहानी का शीर्षक ठेले पर हिमालय रखेंगे। मुझे लगा कि, लेखक कहते हैं, मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं मेरे मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बातें करते देखा है। चांदनी में उजली बर्फ़ को धुंधले हल्के नीले जल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो याद आने पर हर बार पीड़ा उठती है, यानी हर बार कष्ट होता है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है। सच तो यह है कि हम लोग सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देखने के लिए ही कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए हम कोसी पहुँचे। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नामो निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, ढालों को काटकर बनाए गए टेढ़े मेढ़े रास्ते। कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। तो ये लेखक अपनी बातें याद कर रहा है और जो हमें बता रहा है। कोसी बस स्टैंड पर बैठकर हम कौसानी जाने वाली बस का इंतज़ार कर रहे थे। हम यानी लेखक और उनके दोस्त। इसी बीच
एक लारी से प्रसन्न बादल शुक्ल जी को उतरते देखा तो हमारी जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने ही हमें कौसानी आने के लिए उत्साहित किया था। शुक्ल जी के साथ मशहूर चित्रकार सेन भी थे। वे थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ घुल मिल गए। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य ही बदल गया। सुडौल पत्थर पर कल कल करती हुई कोसी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क चीड़ के निर्जन जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें और भी तंद्रालस बना रहा था। ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छा रही थी। कौसानी सिर्फ 6 मील दूर रह गया था, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना था। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उसके बिल्कुल शिखर पर कौसानी पर बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाता है। बस कौसानी के अड्डे पर जाकर रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो कहीं नामो निशान नहीं। ऐसा लगा जैसे हम ठगे गए। बस से उतरते समय मैं बहुत खिन्न था। बस से उतरा ही था कि जहाँ का तहाँ पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। पर्वतमाला ने अपने आंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की सिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख था यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं और आँखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे ही लोक में चले आए थे और इतना निष्कलंक की लगा इस धरती पर तो जूते उतारकर पाँव पोंछकर ही आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत, नदियाँ और वन क्षितिज धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास हुआ। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद न रुपहला न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ यह है क्या? बर्फ़ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ़ ही नहीं है तो क्या है? और बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज
पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह जो सामने है उसका कोई एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, वह देखो बर्फ। शुक्ल जी, सेन और अन्य सभी ने देखा, पर अचानक वह फिर से लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा और थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छूट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। डाक बंगले के खान सामा ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं। आपसे पहले 14 पर्यटक आए थे। हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही खुलने के आसार हो रहे हैं। हमारा सामान रख दिया गया। सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अपलक देखते रहे। अपलक यानी बिना पलक झपके। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़, रहस्यमयी और रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। इसका सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला केसर बहने लगा। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गईं। अंधेरा होने लगा। तो हम उठे।